नमस्कार, मैं पीयूष सिंह। अब आपके सामने पॉलिटी की नई क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले 4 क्लास ले चुके हैं। अब ये 5वीं क्लास है आपकी राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास। तो पहले हम कुछ पिछली क्लास में जो आपके सामने अधिनियम को करवा चुके हैं, उनके बारे में थोड़ी एक समरी के रूप में उनका नाम ले दे रहे हैं। सबसे पहले हमने किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके पश्चात किया हमने 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। आखिरकार इसे संशोधनात्मक अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारने के लिए ये लाया गया था, इसलिए इसे संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। इसी वजह से इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसके पश्चात आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इसमें बताया था कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार इस अधिनियम को पेश करने के दौरान ब्रिटेन में गिर गई थी। पहला अधिनियम था जिसको पारित करते समय ब्रिटेन की सरकार भारत के मामले पर गिर गई थी, और ये अंतिम भी अवसर था जब ऐसा हुआ था। इसके पश्चात 1893 में एक चार्टर अधिनियम पेश किया गया। फिर 20 वर्षों के अंतर पे और भी किए गए। 1793 के पश्चात 1813 का अधिनियम चार्टर एक्ट, 1813 के बाद 1833 का, फिर 1833 के पश्चात ये कहा गया 1858 में आया। 1833 के पश्चात 1853 में आया, फिर 1858 में आया। अब देखो 1858 में क्या कहा गया कि जब चाहे तब हम क्या है कंपनी से अपने हाथ में ये अधिकार ले सकते हैं। ये 1853 में कह दिया गया था, और 1853 में कह दिया तो जैसे ही कंपनी का लगा कि इनके हाथ में अब कंपनी का शासन मजबूती से नहीं चल पा रहा है, तो अब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया 1858 के तहत। और अब यहां पर भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब किसका शासन हो गया? ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया, या ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य थी एलिजाबेथ। तो अब आते हैं, इसके पश्चात आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के पश्चात आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। फिर आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। हमने पिछली क्लास में आपको 1909 का भारत परिषद अधिनियम बताया था, तो पहले थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम ये क्या है? बताया था इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जो वाद विवाद पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। क्या विधानसभाओं को, विधानसभा के सदस्यों को वाद विवाद करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक, कहां पर? केंद्र में भी और प्रांत में भी, दोनों जगह दिया गया। केंद्र में एंड प्रांत में। ये हो गया। और इसी में क्या है, हमने बताया था मुस्लिम पृथक्करण की या मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति
मतलब इन्हें पृथक्करण सिद्धांत दिया का अधिकार किसे? मुस्लिम को, मुस्लिम को पृथक्करण का अधिकार दिया। और इसी से क्या है, भारत में सांप्रदायिकता का उदय या इसी के बीज बो दिए। इस पर मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था, उसमें यह कहा था कि मैं नाक के दांत बो रहा हूं, और के एम मुंशी ने भी इस पर कहा था कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार दिया। इधर गांधी जी ने भी इसके बारे में कहा था कि इस मार्ले मिंटो सुधार ने तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया है। अब देखते हैं कि विधानसभा जो थी उसे लक्ष्य क्या था इसको बनाने का, कि विधानसभा को एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में विकसित करना था। परामर्शदात्री संस्था के रूप में विकसित करना था। अब देखो, परामर्शदात्री संस्था के रूप में विकसित करना था, यह कहा गया जो 15,000 रुपए वार्षिक आय कमाता हो या जिसकी 10,000 रुपए लगान देता हो, उन्हें मत देने का अधिकार होगा। अब इसके बाद क्या है, भारत सचिव की एक परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को चुना गया। और भारत सचिव की परिषद में कौन कौन से चुने गए थे? और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य। पहली बार क्या है, भारतीय चुने गए। ये थे कौन? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन पिलग्रामी। के सी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कौन भारतीय चुना गया था? सत्येंद्र नाथ सिंह। इसमें सत्येंद्र नाथ सिंह को चुना था। पहली बार भारतीयों को चुना। ठीक, तो ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम की बात थी, जिसे आप लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक, ये तो आपने अभी तक पिछले वीडियो में यहां तक देखा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं और अगला आता है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसको देखते हैं क्या है। ये देखो, भारत शासन अधिनियम जो 1919 का है, इसे पहली बात तो देखो किस नाम से भी जाना जाता है, ये भी जाना जाता है, और ये क्यों आया। भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू है, उनकी घोषणा हुई थी। भारत सचिव मॉन्टेग्यू
की घोषणा ये कब हुई थी, ये जान लें कि अक्सर डेट ये पूछ दी जाती है ये कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को ये मॉन्टेग्यू का घोषणा पत्र पढ़ा गया। आखिरकार इससे पहले मॉन्टेग्यू जो है भारत में आ चुके थे सत्ता। मॉन्टेग्यू ने भारत सचिव मॉन्टेग्यू जो है 1917 में भारत में आकर के एक समिति गठित की थी। 1917 में भारत आकर एक समिति गठित की। अब देखो ये समिति क्या है, ये जानते हैं। और इस समिति के सदस्य क्या थे, इसी समिति की सिफारिश पर 1919 का भारत परिषद अधिनियम पेश किया गया। इस समिति की सिफारिशों पर ही 1919 का भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम पेश किया। अब देखो इस समिति के सदस्य कौन थे वो भी जान लें। सदस्य कौन कौन से थे, भूपेंद्र नाथ बसु एक हैं, भूपेंद्र नाथ बसु, दूसरे हैं रॉबर्ट, यानी कि पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट, चार्ल्स रॉबर्ट, और एक और है सर विलियम ड्यूक। सर विलियम ड्यूक। तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र पढ़ा गया था 20 अगस्त 1917 को, और भारत में आए थे, उन्होंने एक समिति गठित की थी, उसी समिति की सिफारिश पर ये 1919 का भारत शासन अधिनियम पेश किया गया। उस समिति के सदस्य कौन थे, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट और सर विलियम ड्यूक। अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार इस अधिनियम ने क्या किया और इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। एक ये भी आता है कि इस अधिनियम को एक नाम और दिया जाता है। भारत सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू, और इस समय जो गवर्नर थे चेम्सफोर्ड थे। तो क्या नाम दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब देखिए इसमें क्या क्या बदलाव किया। यहां विधान परिषद जो थी उसे क्या कर दिया गया, केंद्र में द्विसदनी बना दी गई। केंद्र में द्विसदनी विधान ठीक या का गठन किया गया। अब ये
द्विसदनीय व्यवस्था विधान, द्विसदनीय व्यवस्था, ये लिख लें। मतलब क्या है, विधान परिषद के स्थान पर, ये लिख लें, विधान परिषद के स्थान पर क्या है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। अब द्विसदनीय व्यवस्था क्या लागू की, ये जानते हैं कि इसमें ये कहा गया कि जो एक तो राज्य परिषद गठित की जाएगी और एक केंद्रीय विधान परिषद, और एक केंद्रीय विधान परिषद। अब देखो राज्य परिषद, इनके बारे में जान लें पहले कि ये क्या है। और राज्य परिषद में ये उच्च सदन है, कार्यकाल कितना है इसका, 5 वर्ष है, और सदस्य कितने हैं, इसके जो सदस्य संख्या है 60 रखी गई। अब ये जो 60 सदस्य हैं वो जान लें। 60 सदस्य जो है, 34 को तो निर्वाचित किया जाना था और 26 को गवर्नर जनरल द्वारा या वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाना था। वायसराय द्वारा कितने, 26 मनोनीत। कितने थे, 26। और जो निर्वाचित होने थे वो कितने थे, अब ये कहा गया ये जो सभी सदस्य हैं, ठीक, इनके बारे में ये कहा गया मत देने का अधिकार किनको होगा। तो मत देने का अधिकार किसे दिया गया, एक तो जिनकी आय 10,000 रुपए, आय कैसी, वार्षिक 10,000 रुपए हो। और क्या कहा कि यह जो भूमि कर है या न्यूनतम भूमि कर 750 रुपए चुकाता हूं। न्यूनतम भूमि कर 750 रुपए देता हूं। तो ये लोग इसमें वोट डाल सकते थे। अब आया वही केंद्रीय विधान परिषद में क्या है, जो केंद्रीय विधान परिषद में, क्योंकि ये तो उच्च सदन था तो ये कैसा होगा, निम्न सदन होगा। कार्यकाल कितना है इनका, 3 वर्ष है, ठीक। अब जब कार्यकाल 3 वर्ष है, इनकी सदस्य संख्या कितनी है, 145। अब जो 145 सदस्य संख्या है, इसमें से कितने निर्वाचित होते थे और कितने मनोनीत होते थे, निर्वाचित और मनोनीत।
देखिए इसमें जो निर्वाचित होते थे 104, 100 और मनोनीत होते थे 41। अब इनमें भी वोट देने का अधिकार क्या सभी को था? तो इसमें जान लेते हैं। का अधिकार किसे था? ये कहा गया जो 15 रुपए मासिक किराया देता हो, 15 रुपए मासिक किराया देता हो, या ये कहा 15 रुपए क्या है, ये वार्षिक नगर पालिका कर देता हूं। ठीक, वार्षिक नगर पालिका कर देता हो। और एक और शर्त रखी, अगर ये भी नहीं कर पाता हो तो क्या करता हो, 50 रुपए वार्षिक भूमि कर देता हूं। 50 रुपए वार्षिक भूमि कर देता हूं। ठीक, तो ये इसमें ये प्रावधान किए गए, किसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। अब देखो इसमें एक बात और बताई, उसमें एक था मुस्लिम पृथककरण सिद्धांत। इसमें ये कहा कि देखिए पृथक निर्वाचन जो है बहुत ही खराब है, बुरा है। इन्होंने क्या कहा, देखो बुराई भी जान रहे हैं कि ये बुराई है, गलत है, समाज के लिए हानिकारक है, और यहां तक कि ये बताते भी हैं, ये कहते हैं कि यद्यपि पृथक निर्वाचन इन्होंने बुरा माना लेकिन इसे और बढ़ा दिया। अब इसे सिखों और यूरोपियों तक को बढ़ा दिया। तो इन्हें क्या लिखेंगे, यद्यपि इसमें पृथक निर्वाचन की आलोचना की गई, किंतु इसे सिखों एंड और कौन से बताए थे, यूरोपियों को, मतलब इसमें सिखों और यूरोपियों को भी शामिल कर दिया। अब मतलब पहले तो सिर्फ मुसलमानों को ही पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, अब क्या कहा, अब इसमें सिखों को भी अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा, और हम किसको और देंगे, यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार देंगे। ठीक, तो इस तरह से इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब 1919 के अधिनियम में ही इसमें और क्या है, इसमें कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली ठीक लागू की गई। अब ये लागू की गई है तो ये कब से कब तक चली, यह 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक चली। 1 अप्रैल
1921 से 1 अप्रैल 1937 तक चली प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। अब इसमें क्या हुआ, इसमें विषयों को दो भागों में, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भाग हैं वो जान लें। एक ऐसे जो अधिक महत्वपूर्ण विषय और एक कम महत्व के विषय। ठीक, क्या है? अधिक महत्व के विषय और कम महत्व के विषय। तो अधिक महत्व के विषय थे और कम महत्व के विषय थे, इन्हें नाम क्या दिया गया? इन्हें अधिक महत्व के विषय को कहा गया आरक्षित विषय। और इसे कहा गया हस्तांतरित विषय। कम महत्व के, जैसे कि आपने देखा होगा शिक्षा पर कोई ज्यादा कार्य नहीं होता था। 1813 में यद्यपि 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन बच ही जाता था पैसा, ये पूरे भारत में खर्च नहीं हो पाता था। तो इसमें शिक्षा रखा गया। स्वास्थ्य पे कोई ज्यादा वो था नहीं, स्वास्थ्य रखा गया। ऐसे विषय यहां पर कौन कौन से रखे गए वो जान लें। जैसे कि राजस्व, न्याय, वित्त एवं पुलिस। क्या है? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ईटीसी आदि महत्वपूर्ण विषय सब इसमें रखे। और इसमें क्या है, वायसराय की, गवर्नर की जो थी वो, उसके जो सदस्य थे उनके हाथों में दिए जाते थे, ये अन्य लोगों के हाथों में दिए जाते थे। और ये इसके लिए भी क्या है, पैसा यहां से लिया जाता था। तो इस पर अगर ये दे भी दिए जाए तो महत्वपूर्ण विषय है नहीं, और फिर दूसरी बात इसके लिए खर्चा तो हम गवर्नर ही देंगे, तो यानी कि आप खर्च कर नहीं सकते। अब देखो इसमें और क्या किया गया। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है, इसके जनक कौन है या जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता, इसके जन्मदाता कौन है? तो अक्सर ये पूछ दिया जाता है, तो जान लें लियोनिस कार्टिस। लियोनिस कार्टिस कौन है? ये जन्मदाता किसके? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक या जन्मदाता लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। अब देखो इसमें और क्या कहा गया। जो भारत सचिव जो थे उनके ऑफिस का खर्च किस पर रखा गया? भारत सचिव के ऑफिस का खर्च किस पर रखा गया? ब्रिटिश सरकार पर डाला गया। पहले ये कहां से दिया जा रहा था? भारत के कोष से दिया जा रहा था, यानी कि अब भारत का थोड़ा बहुत बर्डन कम हुआ। लेकिन अब देखो इसमें और क्या है। इस अधिनियम से ही एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा एक लोक सेवा आयोग
के गठन का प्रावधान। दूसरा क्या है इसमें, भारत सचिव जो है उन्हें कहा गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आप कर सकते। किसे? भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया। ये हो गया। और इसमें एक और बहुत बड़ा प्रावधान किया गया था जो आपने बाद में सुनते हैं, साइमन कमीशन भारत आया था, किसकी रिपोर्ट पर आया था? इसी के आधार पर आया था। तो यहां जान लें कि ये कहा गया था कि प्रति 10 वर्ष के पश्चात राजनीतिक परिस्थितियों का पुनरावलोकन करने के लिए एक क्या है, कमीशन नियुक्त किया जाएगा। इसी में कहा गया था प्रति 10 वर्ष के पश्चात राजनीतिक परिस्थितियों के पुनरावलोकन का प्रावधान किया। और इसी के तहत चूंकि भारत में पुनरावलोकन किया जाना था और इस समय ब्रिटेन में सरकार बदल रही थी, तो समय से पहले ही, समय तो हो रहा है 1919 से 10 साल बाद, तो 1929 में होना चाहिए, लेकिन समय से बहुत पहले 2 साल पहले साइमन कमीशन को नियुक्त कर दिया। क्यों? ब्रिटेन में चुनाव होने थे, तो उससे पहले चुनाव से पूर्व ही क्या, किसे नियुक्त कर दिया गया? साइमन कमीशन को 1927 में साइमन कमीशन को नियुक्त कर भेजा। तो पूछा जाता है साइमन कमीशन को भारत में किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? तो वो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है। आप अगली क्लास में फिर मिलते हैं। देखिए, आपको अगर इसके बारे में, भारत का संवैधानिक विकास है, इसके बारे में पूरी जानकारी अगर लेनी है तो पिछले वीडियो भी आप देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।